हमारी वर्कशीट 7, विषय सामाजिक विज्ञान और तिथि 22/7/2021। पहले की तरह आपको बताया गया है, यहाँ अपना सब बच्चे पहले नाम लिखेंगे, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम। इतिहास की समझ भाग 2 हम पढ़ रहे हैं कि इतिहास के बारे में हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है। तो ज़्यादातर जो हमें जानकारी जो प्राप्त होती है वो अभिलेखों से, मूर्तियों से, सिक्कों से या खुदाई में मिले अवशेषों से प्राप्त होती है। भारत की वर्तमान आर्थिक और सांस्कृतिक विरासत एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम है। भारतीय इतिहास की शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म और आर्यों के आने से कर सकते हैं। यानी कि भारतीय इतिहास की हमें जो जानकारी प्राप्त होती है वो सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त होती है। और सबसे पहले जो भारत की जो सभ्यता थी वो सिंधु घाटी सभ्यता थी। उसके बाद आर्य आए। उसके बाद आर्यों को 2 चरणों में बांटा गया, पूर्व वैदिक और वैदिक युग में। पूर्व वैदिक जिसमें वेद नहीं लिखे गए थे, और वैदिक युग जिसमें वेद लिखे गए थे। 4 वेदों के बारे में वर्णन मिलता है। 4 वेद यानी कि 4 वेदों के बारे में वर्णन मिलता है। 4 वेद यानी कि आप जानते हैं ऋजुवेद, अथर्ववेद, सामवेद। ठीक है बेटा, चारों वेदों को, और सबसे पहला जो वेद था वो वेद था ऋजुवेद। उसके बाद ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी की बात करें तो सम्राट अशोक के अधीन भारत का एकीकरण देखा गया। भारत के एकीकरण का मतलब है कि सम्राट अशोक का जो शासन था अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण भारत, स्वर्णगिरी तक, गुजरात से लेकर असम तक, ये पूरा का पूरा जो अधिकार जो एकीकरण करा था वो सम्राट अशोक के शासनकाल के अंदर हुआ था। आप आगे बड़ी क्लास में पढ़ोगे कि सम्राट अशोक ने 4 जो है अपने व्यापारिक केंद्र बनाए थे, और जो राजधानी थी पाटलिपुत्र थी। तो अफगानिस्तान में भी इनके अवशेष प्राप्त हुए हैं, शिलालेख प्राप्त हुए हैं, कर्नाटक के अंदर प्राप्त हुए हैं, असम के अंदर, गुजरात के अंदर। तो अशोक के बारे में हमें ये जानकारी प्राप्त होती है। बौद्ध धर्म एशिया के कई हिस्सों में फैल गया। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म, कलिंग युग के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था, और बौद्ध धर्म का जो विदेशों के अंदर फैलाने का श्रेय जाता है वो सम्राट अशोक को जाता है। उसने अपनी पुत्री संघमित्रा और अपने पुत्र महेंद्र को श्रीलंका भी भेजा था बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए। साथ में सर्वाधिक शिलालेख अशोक के प्राप्त होते हैं। राजकीय प्रतीक सारनाथ के अशोक के सिंह स्तंभ से लिए गए हैं। जो आप फोटो, जो नोटों के अंदर जो अशोक स्तंभ को देखते हो, या मोहर में, या फिर 4 सिंहों वाला जो स्तंभ है, शेर का जो है, वो सम्राट अशोक के सारनाथ से लिया गया है। सिक्कों, बैंक नोटों, सरकारी दस्तावेजों में और मोहरों पर भी हम सम्राट अशोक के स्तंभ का ही प्रयोग करते हैं। ईसाई धर्म सीरियाई व्यापारियों के साथ केरल पहुंचा, और पहली सदी में स्थापित गुप्त साम्राज्य के भारत का उस समय स्वर्णकाल कहा जाता है। गुप्त साम्राज्य को स्वर्णकाल इसलिए कहा जाता है, और जो ईसाई धर्म जो था सीरिया व्यापारियों के साथ सबसे पहले केरल के अंदर आया था। 8वीं शताब्दी में इस्लाम पहली बार अरब व्यापारियों के साथ केरल में भारत आया था, और इस्लाम का उदय भी सबसे पहले केरल में हुआ था। क्योंकि केरल एक व्यापारिक स्थल इसलिए बना हुआ था क्योंकि वो समुद्र तट के किनारे था, और अरब व्यापारी या सीरिया व्यापारी जो अरब सागर से होते हुए आते थे वो केरल में ही रुका करते थे। इसलिए केरल के अंदर ही ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म की स्थापना मानी जाती है। 11वीं शताब्दी तक भारत में राजनीतिक शक्ति के रूप में मजबूती स्थापित हो गया था। दिल्ली के चौहानों को हराकर, जो यहाँ जो चौहानों की बात होती है, पृथ्वीराज चौहान है, तो उसको मोहम्मद गोरी ने 1192 के युद्ध में उसको हराया था। मोहम्मद पृथ्वीराज चौहान से 2 युद्ध लड़े गए थे, 1191 के अंदर और 1192 के अंदर। 1191 के अंदर मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने पराजित कर दिया था, लेकिन छल कपट की नीति से दोबारा से मोहम्मद गोरी ने जो है पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। और साथ में जो राजपूत लोग थे उन्होंने भी चौहानों का साथ नहीं दिया था, और दिल्ली पर सल्तनत की नींव रख गई। 320 वर्ष बाद यह मुग़ल साम्राज्य के स्थापित हुआ। उसके बाद जब दिल्ली सल्तनत ख़त्म हुई
तो लोधी वंश आया और इब्राहिम लोधी को हराकर बाबर आया, बाबर ने जो है मुग़ल वंश की स्थापना की। तो ये तो उत्तर भारत का था। इसी काल में भारत ने एक बार फिर से राजनीतिक एकता का पैमाना हासिल करा। भारत में राष्ट्रकूट, प्रतिहार, पाल, सैन, चालुक्य, सातवाहन, परमार, ओम, चोल, पांड्य, विजयनगर साम्राज्य भी फूले। चालुक्य, चोलवंश, सातवाहन, इनको आप डीपली थोड़ा पढ़ोगे, अभी आपके में है नहीं। और भारत में बहुत सारी मंदिरों का निर्माण कराया गया और बहुत सारे जो है आपके किले बनाए गए, जैसे कुतुब मीनार, लाल किला, ताजमहल, कंदेरिया महादेव का मंदिर, तंजावुर का राजेश्वर मंदिर, दिलवाड़ा के जैन मंदिर, चित्तौड़ का विजय स्तंभ, इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। साथ में हमारे यहाँ पर भारत में बहुत सारे नानक सूफी संत भी पैदा हुए, जैसे कबीर, गुरु नानक, चैतन्य, सूरदास। इन्होंने अपनी भक्ति धारा से समाज को एक नई दिशा प्राप्त की थी। जब हम बात करते हैं सिंचाई की, तो सिंचाई के अंदर कृषि में रहट, नहरों, ये जो आप चित्र देख रहे हो, ये इसे रहट का चित्र बोला जाता है। इसे हम रहट बोलते हैं, जो सिंचाई के काम आती है। और ये जो आप चित्र देख रहे हो, ये अकबर, मुग़ल कालीन अकबर का चित्र है। और ये सूफी संत चैतन्य महाप्रभु, वीरादास, ये भक्ति से रिलेटेड चित्र हैं। तो भारत के अंदर जो है रहट, नहरों, तालाबों, लोहे के हलों, चरखों का विकास हुआ। हस्तकला, मूर्तिकला, व्यापार क्षेत्र के अंदर भारत का शून्यकाल रहा। भारत गरम मसालों के साथ सूती और रेशमी कपड़ों के लिए पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। तो बाकी प्रश्न है बच्चों, आप प्रश्नों को पढ़कर इसके उत्तर आसानी से दे सकते हैं। मैंने आपको बता दिया है कि डीपली भारत की धार्मिक विरासत की संबंधता को पहचानिए, ये सब आप आसानी से कर सकते हैं ऊपर। और सभी बच्चों को कोविड नियमों का पालन करना है। अपना ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखें। थैंक यू, धन्यवाद।